Okay, now please let me know whether audio and video is proper. जल्दी बताइए बेटा. यस. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. चलो. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्ट टू है ये. ठीक है. पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. अब पार्ट टू आपका ये है. इसमें ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक और एग्जाम में आया हुआ है, सीपीएमटी. और यही आपका नीट में भी रिपीट है. मैं कह रहा हूँ नीट. नीट में भी पूछा जा चुका है ये. और जेई मेंस में भी आ रखा है. तो एक ही क्वेश्चंस कई बार घूमते हैं. इसीलिए पीवाईक्यूज करना किसी भी एग्जाम के इज वेरी इंपॉर्टेंट. है ना. तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से. क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ें. अगर आप इसमें देखेंगे, मुझे उससे आवाज क्यों आ रही है. उससे आ रही है. उस वाले फोन में भी. नहीं नहीं नहीं, इसी से आ रही है. ठीक है. चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन. क्या कह रहा है, टू रेसिंग कार ऑफ masses m1 and m2 आर मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे दो सर्कल हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरीके के दो सर्कल है. और दोनों की रेडियस अलग अलग है. पहले वाली की रेडियस मान लीजिए है r1, और दूसरे वाली की रेडियस है आपकी r2. अब वो आपसे कह रहा है कि इनमें दो कार मोशन कर रहे हैं. इसका मास है m1, इसका मास है m2. देयर स्पीड आर सच दैट ईच मेक्स ए कंप्लीट सर्कल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मतलब एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम लग रहा है दोनों का वो सेम है. इट मींस टाइम पीरियड इक्वल दे रखा है. टाइम पीरियड इज सेम. तो अब आप ध्यान से देखिए, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज. वो आपसे कह रहा है कि W1 एंगुलर स्पीड, W1/W2 ये बताना है आपको. द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार, W1/W2. ठीक है ना. और कई बार और भी चीजें पूछ लेता है. जैसे ये तो W1/W2 का रेशियो पूछा है. कई बार आपसे इसमें मान लीजिए स्पीड का रेशियो पूछ ले. व्हाट इज द रेशियो ऑफ V1/V2. है ना. तो ये भी पूछा जा सकता है. तो आप एक चीज ध्यान से समझेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है. T1 इक्वल टू T2. तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr1 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 2πr2 डिवाइडेड बाई V2. है ना. तो यहां से हमें रेशियो क्या मिला, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2. तो अगर आपसे ये पूछा जाता तो आपका आंसर आता बी ऑप्शन, दैट इज R1/R2. लेकिन आपसे ओमेगा पूछा गया है. तो नाउ वी नो दैट ओमेगा 1 किसके इक्वल आएगा, V1/R1. एंड ओमेगा 2 किसके इक्वल आएगा, V2/R2. एंड नाउ सिंस V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या बना लेगा, 1. साथ ही साथ आप एक और रिलेशन यूज कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π/ω1. तो T1 इज इक्वल टू दिस,
तो T2 इक्वल टू भी क्या आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा 2। एंड सिंस T1 इज इक्वल टू T2, तो ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा 2। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, इसमें तो कोई किसी का डाउट होगा नहीं, है ना। ये पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। एग्जामिनर ने बनाया था कुछ और सोच के, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने इसका डेरिवेशन भी किया है, अगर आपको याद हो तो। कितने लोगों को याद है इसका डेरिवेशन, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द डेरिवेशन ऑफ दिस। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से देखिए कि कितने लोगों का डाउट है। पहले तो ये बताओ, 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन, हैंड रेज करो। हाँ, दीक्षा, लेट मी अलाउ यू टू स्पीक। दीक्षा, देखो हमने जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद करिए, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, V²/R, याद है, याद है बेटा। यस सर। तो इसमें यस सर। अच्छा, खुशबू हैंड रेज कर रही है, बताएं खुशबू क्या कह रहे हैं। ये सर मेरा भी डाउट है ये। हाँ, आपका भी डाउट है ना। हाँ, तो अब देखो दोनों लोग सुनो कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, अगर आपको इसका डेरिवेशन ध्यान है, तो उसके डेरिवेशन में ही हमने ए आर लिख लिया था, है ना। और फिर आगे चल के हमने ए आर और बी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया था कि दिस इज द रिलेशन। अब अगर रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, फिर तो बहुत इजी है। मान लीजिए ये रेडियस वेक्टर टी इक्वल टू 0 पर इधर था, और कभी अब ये थीटा एंगल पर यहां पहुंच चुका है, तो उस टाइम पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा, सिंस इट इज गिवन कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो भी इसका एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, इट इज टुवर्ड द सेंटर ओनली। दिस इज द वेलोसिटी, एंड द नेट एक्सेलरेशन इज in uniform circular motion, a net is ar, and ar is always perpendicular to the velocity vector. अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, particle is at r comma theta on the circle of the radius r. Here theta is measured from the x-axis. तो अब देखो, ये जो थीटा मेजर किया जा रहा है वो एक्स एक्सिस से मेजर करना है, और बाई कन्वेंशन इसने ये नहीं कहा कि थीटा कितना लेना है। तो अगर हम इन जनरल मान लीजिए यहां पर ये थीटा लेते हैं, और अब इस ए आर के दो कंपोनेंट करते हैं, दिस इज ए आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज V²/R। तो अब अगर मैं इस ए आर के दो कंपोनेंट करूं, एक तो लेफ्ट में आएगा और एक यहां आएगा, तो ये अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आप ध्यान से देखिए जो ए आर के कंपोनेंट आएंगे दैट इज ए आर वेक्टर इज इक्वल टू V²/R। ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा V²/R cos थीटा माइनस आई कैप बनेगा। सिमिलरली जो y कैप में बनेगा दैट इज V²/R साइन थीटा जे कैप बनेगा। तो इस तरीके से तो ये आंसर आ जाता है इसका, डी ऑप्शन। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने थीटा यहां मान लिया, भाई कोई मान लो थीटा इस तरीके से मान ले, ध्यान से देखिए, इसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है सर
एक पॉसिबिलिटी ये भी बिल्कुल हो सकती है कि कोई बच्चा इसको इस तरीके से मान ले, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई इसको ऐसे मान ले कि पार्टिकल अभी यहां पर है, लेट अस सपोज, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये मैंने एंगल मान लिया थीटा। तो अब अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो इधर होगा ए आर। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो। अब इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, करेक्ट है। और इसका मैग्नीट्यूड अब भी कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अब ये एंगल कितना लिखा जाएगा बताओ। तो अगर मैं आपसे ये कहूं दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90। तो ये थीटा माइनस 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा बताइए। लेट अस सपोज दिस इज अल्फा प्लस थीटा माइनस 90 प्लस 90। तो ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 90 से 90 कैंसिल, और जो आपका अल्फा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। नाउ इस ए आर के अगर मैं दो कंपोनेंट लिखूं तो अब मैं क्या लिखूंगा, ए आर वेक्टर इज मैग्नीट्यूड है वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस अल्फा, अल्फा है 180 माइनस थीटा इंटू आई कैप, क्योंकि मैंने अब पॉजिटिव एक्स में माना है कंपोनेंट। और वर्टिकल में तो अब भी वही है, माइनस वी स्क्वायर बाई आर, और ये एंगल आपका साइन अल्फा बनेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा जे कैप। आप जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो अगेन इट विल कम आउट माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। मतलब irrespective of the angle value, acute or obtuse, the answer will be always this one। तो आप ये ना सोचें कि सर ये जो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप है ये तो सर डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ लिया है थीटा, ऐसा नहीं है। आप थीटा बेशक और ज्यादा ले लो तो वो थीटा भी साइन को एडजस्ट करेगा और फाइनली इसको इसी फॉर्मेट में ले आएगा। इज दैट क्लियर, लेट मी नो, जल्दी बताइए बेटा। ओके फाइन, क्या हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कितने लोगों का डाउट है, ये क्वेश्चन हैंड रेज करिए। दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर, इज इट विजिबल टू ऑल? लो देख लो, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको जरा जल्दी, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए पॉइंट पी मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कल का पार्ट है। द मूवमेंट ऑफ टी इन सच दैट इट स्वीप्स आउट ए लेंथ एस इक्वल टू टी क्यू प्लस 5। मतलब पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो दे रखा है टाइम के साथ, टी क्यूब प्लस 5। अब आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द पाथ इज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ टी व्हेन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है
व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान से देखिए बेटा। तो अब आपका दिमाग कैसे चलेगा बताइए। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो रेडियल का फॉर्मूला तो सिंपल है, वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर वो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो मुझे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वी पता करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी। और एटी कैसे निकलता है, एटी का फॉर्मूला क्या है, एटी का फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी, स्पीड का डिफरेंशिएशन। तो अब स्पीड कैसे निकले, डिस्टेंस दे रखी है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा ds बाई डी टी, तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। और स्पीड आपकी कितनी आएगी, 3t स्क्वायर। और अगर मैं इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे 80 मिल जाएगा। और 80 कितना आएगा, 60। 80 इज इक्वल टू 60। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि t इक्वल टू 2 पर आई वांट टू कैलकुलेट ए नेट, तो पहले मुझे t इक्वल टू 2 पे v ऑफ t पता करना पड़ेगा, स्पीड एट t इक्वल टू 2। तो वो आप जब इसमें रखेंगे तो वो कितना बनेगी, 12 मीटर पर सेकेंड। और अगर 80 कैलकुलेट करना पड़े तो वो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ए आर आपका हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर, वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 20, रेडियस इज 20 मीटर। तो ये ए आर हो गया, ये 80 हो गया। तो अब जो नेट एक्सेलरेशन आपका बनेगा ए नेट, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ए आर का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। ये तो ए आर है ही, तो इसका भी स्क्वायर, यानी कि 12 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 80 का स्क्वायर, 80 स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। तो अब 12 स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो बाहर बचेगा 12, रूट अंडर, अंदर बचा रह जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1। तो ये लगभग लगभग आपका, देखो किससे मैच कर रहा है, 144 डिवाइडेड बाई 400, तो इट इज ऑलमोस्ट 444, 400 प्लस 144, 544 डिवाइडेड बाई 400, यानी कि 12 बाई 20 रूट अंडर 544। देखिए जरा किस ऑप्शन से मैच करता हुआ दिख रहा है आपको, ये बनेगा 3 और ये 5, और 544 लगभग लगभग किसके बराबर जा रहा है, 25 और 23। 23 का होता है 529, 24 का होता है, 23 का होता है आपका 23, 3 9 से 6, 23, 26 और 6, 32, 329 होता है ना। 23 46 और 6 52, 529। तो 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576। तो समथिंग समथिंग 23 के अराउंड कुछ वैल्यू है, 3/5 इंटू 23 अराउंड समथिंग। तो ये आपका बनेगा 4 जो कि 0.78 समथिंग, मतलब ऐसा कुछ बनेगा आपका। और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग लगभग 14 की तरफ जा रहा है आंसर। देखिए क्या आंसर दे रखा है बेटा,
इज इट क्लियर? यस, ठीक है। सो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस भी रहेंगी और अप्रोक्सीमेशंस लगा लगा के आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़े। शुड आई प्रोसीड फर्दर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड? अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट एंगुलर स्पीड? ओमेगा इज कांस्टेंट, इट मींस स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। इसका मतलब बॉडी पर जो भी एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा, एसी। यही इसका नेट एक्सेलरेशन है, ए नेट, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, like this. It is always perpendicular to velocity. So वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंट होती है, ये बात तो सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू सर्कल, इट इज रॉन्ग। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ सर्कल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस समय नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसीलिए वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। इट इज क्लियर। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज जीरो इन ए सर्कुलर मोशन, in a circular motion if A option uniform circular motion, B option non-uniform circular motion, C option always, और D option never। बताइए क्या आंसर आएगा? नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कब होगा जीरो? वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है, और नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस केस में दोनों वेक्टर 90 पर होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब इट इज ऑलवेज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये एक बोनस क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन। किसी से हुआ ये? एनी वन ऑफ यू? कितने लोगों को डाउट है इसमें, जल्दी बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट इन दिस? शिवम, दिशा, दीपांशु, अनुराग, दीक्षा, तरुण। देखो कई तो आ ही नहीं रहे क्लास में, है ना, ये फैल गए हैं भाई ऑनलाइन में, है ना। देखो बेटा, बहुत मुश्किल है, मतलब आप समझ रहे हो, अच्छी रैंक आना और सिलेक्शन आना इसलिए टफ नहीं है कि चीजें टफ है ना। इस डिस्ट्रैक्शन के माहौल में अपने आप को एक कंसिस्टेंट रूटीन में डेली रख पाना, प्लस क्यूरियोसिटी के लिए, नॉलेज के इंजॉयमेंट के लिए पढ़ पाना इज वेरी टफ। एक्चुअल में क्या है कि बच्चे शुरुआत करते हैं पढ़ने की,
लेकिन उनके शुरुआत करने का रीजन इतना गलत होता है कि हम रैंक ले आएंगे, एमटीएस में ये करेंगे वो करेंगे, हम 1000 न्यूमेरिकल करेंगे दिन के, और इस चक्कर में वो सब्जेक्ट में एंजॉयमेंट लेना बंद कर देते हैं। और फिर यही होता है बेटा, हल्की सी डिस्ट्रैक्शन मिली, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ डर और लालच से नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब देखो ये 35 दिन, 35 डेज कोई फियर ही नहीं है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, टीचर क्रॉस चेकिंग करेगा नहीं, तो किसी तरह का कोई डर नहीं है और किसी तरह का कोई लालच भी नहीं है। तो ऐसे में केवल वही पढ़ पाएगा जिसको सही में पढ़ने में आनंद आता है, जिसको सही में सीखने में मजा आता है। और जो बच्चे डर और प्रेशर की वजह से पढ़ने की आदत में रहते हैं, वो बच्चे ऐसे में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो कोई होमवर्क चेक करने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है, ना ही किसी को फेस टू फेस आपको सामना करना है। तो ऐसे में फिर वो बच्चा, और ऐसा नहीं कि ये एक ही बार टाइम आएगा, ऐसा आपकी प्रिपरेशन के दौरान में ऐसे बार बार टाइम आएंगे जब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो आप, इसीलिए जरूरी है कि खुश होकर पढ़ें और अपने मन से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें, तभी आप लंबे समय तक कांस्टेंट वे में पढ़ पाएंगे। अदरवाइज तो आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़िए बेटा, लेट मी अलाउ सम स्टूडेंट टू स्पीक। चलो खुशबू बताओ, कैसे अप्रोच किया आपने इस क्वेश्चन को? सर इस क्वेश्चन में मीन्स ये बॉल 1 मीटर पे रखी हुई है, तो जब ये टेबल रोटेट होगी तो ये जाएगी मीन्स थोड़ा सा सीधे जाके। तो मैं इसकी ना डिस्टेंस निकाली, फिर उसके बाद उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया है, फिर उससे किया था। देखो T=0 पर इस घूमती हुई टेबल के ऊपर एक बॉल रखी गई है। यस सर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब ये बॉल तुम रखोगे, तो वो पूछ रहा है कि जब ये बॉल कहाँ चलेगी, सर लेफ्ट में या आउटवर्ड्स। राइट में, या जहां रखी है वहीं रखी रहेगी? पहले तो ये बताओ। सर आउटवर्ड्स मीन्स। आउटवर्ड क्यों चलेगी, ये भी बताओ मुझे। सर क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना जब ये टेबल रोटेट होगी। तो वो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट में मीन्स जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है। मतलब देखो, ये उसने कहा ग्रूव बनाई है, ग्रूव मतलब एक नाली टाइप की बना दी है। तो यस नाली सर। टाइप में राइट में और लेफ्ट में तो हवा है। यस सर। तो फिर ये बताओ कि जब ये घूमेगी, तो इस पर जो आगे और पीछे की दीवार है उस नाली की, वही तो धक्का लगाएगी। यस सर। पर उसकी डायरेक्शन तो बेटा, जैसे ये ओमेगा अंदर की तरफ है, तो ये बॉल अंदर की वाली बॉल से टकराएगी। पर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द टेबल एट द टाइम बॉल लीव्स द टेबल। तो वो कह रहा है कि बॉल इस सर्कुलर टेबल को लीव करेगा थोड़ी देर के बाद, यानी यस कि वो सर। इस नाली में सेंटर से बाहर की तरफ चलेगी बॉल। एक्सपेरिमेंटली जब आप ये परफॉर्म करोगे ना, यस सर। हाँ। तो आप देखोगे कि बॉल बाहर की तरफ आ रही है। तो मुझे ये बताओ कि ये बाहर की तरफ क्यों आ रही है, कौन फोर्स लगा रहा है इस पे? सर इसके ऊपर तो ये मोशन के कारण ही फोर्स लग रहा है। मैं जब ये रोटेट होगा तब मीन्स जैसे कि क्या बताऊं। हाँ देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन। मोशन राइट में हो रही है ये तो पता है यस एक्सपेरिमेंटली, सर। बट आई एम आस्किंग राइट नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस राइटवर्ड मोशन।
तो आप मेरे से कह सकते हो कि सर अभी तो हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, यस सर। तो अभी तो हम केवल प्रोसेस ऑफ मोशन बताएंगे, कॉज ऑफ मोशन किस चैप्टर में पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। इसमें लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो यस सर। आपने पूछा नहीं, अगर आप पूछते तो मैं यही आंसर करता कि ये राइट में क्यों चल रही है। इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, और उसमें हम ये सिखाएंगे कि क्यों चीजें, जब हम सर्कुलर मोशन में जो चीजें घूम रही होती हैं तो वो सेंटर से अवे की तरफ क्यों जाती हैं, सर ठीक है। शायद इसमें इनर्शिया का वाला लॉ लगेगा। देखेंगे, अभी तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा अंदर, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड हेयर कि व्हाई दिस बॉल इज गोइंग हेयर, बट आई एम सिंपली इंटरेस्टेड कि ये बॉल यहाँ जाएगी और सेंटर के अलोंग या रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताइए। सर वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाई आर। अब जरा एक बात बताइए मुझे बेटा, बहुत ध्यान से, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? ये वी, सर लीनियर रेडियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, है ना। और लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। किसके अलोंग? टेंजेंट। अब इस क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा बेटा मैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो आप भूल जाओगे तुरंत। यस। अब किसी बच्चे ने सोचा कि सर ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, और मुझे इसकी वेलोसिटी शुरुआत में आपने दे रखी है कि 0 है। शुरुआत में कितनी है? जीरो। क्योंकि जब मैंने इसको जेंटली प्रेस किया तो रेडियल डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, और जब वो इस टेबल से नीचे गिर रहा होगा उस समय मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है। आई वांट टू नो द वेलोसिटी व्हेन इट इज लीविंग द टेबल। यस सर। आई तो वांट टू नो रेडियल वेलोसिटी व्हेन इट इज लीविंग द टेबल। आप बताओ क्या करें? रेडियल एक्सेलरेशन पता है, ये रहा रेडियल एक्सेलरेशन, तो और सर ये रेडियल डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस तो कवर करेगा ये 2 मीटर, और 2 हम मीटर। यस, एक्सेलरेशन ये रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सेलरेशन नहीं ले सकते। अब बिल्कुल लेंगे, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। यस सर। और 2 मीटर है और इनिशियली ये इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। हाँ देखो, अब आपने एक अप्रोच लगाई, वी रेडियल इज इक्वल टू यू रेडियल प्लस ए रेडियल इंटू टी, या वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आर इंटू जो भी डिस्टेंस इसने कवर की, दैट इज 2 मीटर। ये लगाना चाहते हो आप? यस सर। पर इसमें एक बार सोचो जरा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? व्हाट इज द कंडीशन? सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यस सर, ये नहीं लगेगा। तो जब ये दूर जाएगा ऑब्जेक्ट धीमे धीमे, तो क्या यस सर। इसका रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नो सर। समझ गए? यस सर। नहीं लगा सकते। अब क्या करें? सर जब रेडियल, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ना हो तो फिर हम कैसे करते हैं चीजें? सर डिफरेंशिएशन से, जैसे हमने इसका डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ हाँ मोशन का। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। तो बताओ क्या करें फिर? ए आर को क्या लिखें फिर हम? डीवी बाई डी एक्स। वी डीवी बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया। तो ये जो एक्स है आपका, मान लो ये एक्स एक्सेस है अभी, तो वी डीवी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन हम हॉरिजेंटल में निकाल रहे हैं ए एक्स। अब इस ए एक्स की वैल्यू क्या लिखें बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स?
यहां से वी x डिस्टेंस स्क्वायर बाय पर आर। जब ये पार्टिकल है तो इसका ax क्या लिखा जाएगा बताओ? सर इसका तो मीन्स अब तो हम एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं, तो अब तो रेडियल एक्सेलरेशन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखें जब ये x डिस्टेंस पर है? सर वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ये वी लिखना आर चाह रही हो वी स्क्वायर बाई एक्स? एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन क्यों? एक्स माइनस वन क्यों? सर क्योंकि ये 1 मीटर ऑलरेडी है, ये आगे ही है। देखो जब आप ये लिखते हो रेडियल एक्सेलरेशन ए एक्स, देखो यही फायदा होता है जब आपसे पूछ पूछ के क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे यस। ये पता चलता है कि आप कितनी तरीके की मिस्टेक कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चन का फायदा होता है। ए एक्स को बेटा क्या लिखते हैं? वी स्क्वायर अपॉन रेडियस। हमेशा याद रखो जब भी हम कभी भी रेडियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस लिखते हैं। ये किससे डिस्टेंस लिखते हैं? यस सर, सेंटर से। से, तो पहली चीज तो जब ये पार्टिकल यहां पर है तो सेंटर से डिस्टेंस लोगे तो वो कितनी तो आएगी आपकी? एक्स। एक्स। दूसरा, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वाली लोगे? रेडियल डायरेक्शन वाली या टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली? टेंजेंशियल। तो अगर तुम यहाँ टेंजेंशियल लिखोगे वी टेंजेंशियल का स्क्वायर बाई एक्स, तो कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो वी रेडियल को वी टेंजेंशियल से क्रॉस कर देते हैं, जबकि यस टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है, रेडियल वेलोसिटी अलग है। यस सर। तो अब बताओ ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी को मीन्स क्योंकि फाइनल आंसर देखो, आप फाइनल आंसर ओमेगा के टर्म में है। सर आर ओमेगा। यस, तो ये क्या बनेगा आपका? एक्स ओमेगा स्क्वायर। समझ यस गए? यस अब क्या करें बताओ जल्दी? सर, अब तो ये हो जाएगा रेडियल। हाँ अब तो हो गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा यस इसमें अब। यस सर। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। एक्स की लिमिट अब कहां से कहां रखेंगे बताइए? सर एक्स की 3 to 1। एक्स की 3 to 1 या 1 to 3? 1 to 3। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम? उसने पूछा है वेलोसिटी, तो एक्स की वैल्यू 1 से शुरू हुई थी और कहाँ यस। खत्म हुई थी? 3। 3। और जब 1 पर था तब रेडियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और जब 3 पे पहुंचेगा तब रेडियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। निकाल। कर लेंगे अब? यस सर, अब हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? लगभग शायद 2 आता है। ठीक है, यस। so this is how you have to solve this question. It is a very conceptual and very application based, very much application based. और देखिए आप अपनी अप्रोचेस को जरूर डिस्कस करें। आपने देखा इसी क्वेश्चन में 3 गलत तरीके से हमने क्वेश्चन अप्रोच किया और हमने अब वो सीख लिया कि वैसे अप्रोच नहीं करना है। पहली यस। मिस्टेक जो हमने की थी वो क्या थी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले थे। तो इक्वेशन खटाक से नहीं लगानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगाओ पहले अपने आप से पूछो कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भी या नहीं। दूसरा जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो हम क्या करने वाले थे कि यहाँ एक्स पे की जगह एक्स माइनस भी, 1। हाँ जो x माइनस, मतलब ये जो ए आर का फॉर्मूला है, हमें इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और क्लियर हुई आज से कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और ये सेंटर से डिस्टेंस होती है। यस सर। और तीसरा
रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। अब म्यूट कर लें अपने आप को बेटा एक बार, खुशबू। इसमें पढ़िए बेटा, कितने लोगों को डाउट है इसमें, बताइए जल्दी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, रीड करिए बेटा। चलो दीक्षा, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस सर। अच्छा, दीक्षा भी हैंड रेज कर रही है। दीक्षा कहाँ गई? ठीक है, ये रही, हाँ ठीक है बेटा। तो चलिए बताइए इसमें, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो मैं पहले डेटा लिख रहा हूं। यहां पर ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस है आपकी 50 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इट इज मूविंग इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। यानी कि हमेशा एटी और एन, टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर सेम। फिर उसने कहा है कि इफ इट्स स्पीड एट टी इक्वल टू जीरो इज 4 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू जीरो पर इसकी जो स्पीड थी दैट वाज 4 मीटर पर सेकेंड, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। मतलब शुरुआत इसने की थी कितनी वैल्यू से? 4 से। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पूरा आने में वापस कितना टाइम लगेगा, ये डेटा दिया है। मतलब एक तरह से वो आपसे कैपिटल टी पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो दीक्षा यस बताओ कैसे सोच रहे हो, क्या अप्रोच लगाएंगे बताओ। सर, इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो सर इनका फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे टेंजेंशियल जो होगी वो डीवी बाई डी टी और इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डीवी बाई डी टी और ये वी स्क्वायर बाई आर, बहुत बढ़िया। आप क्या करें? सर फिर नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ? अरे, नो सर। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। सर इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। हाँ, तो अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब टाइम पूछ रहा है। जब वो डिस्टेंस कितनी कवर कर ले? 2 पाई आर। 2 पाई। तो अगर डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाए तो टाइम कितना होगा? मतलब रिलेशन किस किस में निकालना है, एस और टी में। अभी रिलेशन किस में दे रखा है? टी। तो पहले वी और टी में रिलेशन निकालो। कैसे निकालेंगे? इस स्टेप के बाद तो हाथ रुकना नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन करते हैं सर। हाँ, मतलब ये स्टेप अगर तुमने लिख लिया तो इसके बाद तो हाथ अपने आप फिसल जाना चाहिए कि भाई वी इधर ले आओ और टी उधर ले जाओ, और अब दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहां से शुरुआत में स्पीड कितनी थी? 4। और किसी टाइम टी पर स्पीड मान लो कितनी हो गई? वी ऑफ टी। और ये 0 से टी। तो ये आपका यस। बनेगा -1/v माइनस -2 ना वेट, इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1/v। और लिमिट आपकी आ जाएगी 4 से v ऑफ टी। और इधर बनेगा t/r। तो इधर से जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4
माइनस 1/v(t) इज इक्वल टू t/r। ये बनेगा। यस सर। अब मुझे क्या पता करना है बताओ। ये तो स्पीड आई है। यस सर। अब क्या करें, एस और टी में रिलेशन चाहिए, बताओ। सर v को ds/dt लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, लो कर तो दिया आपने, क्या दिक्कत थी इसमें। आप ही बता रहे हो उसका आंसर, है ना। तो अब यस आप सर। इस v को क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस ds/dt करेंगे तो ये बन जाएगा dt/ds एंड दिस इज इक्वल टू t/r। तो ये बनेगा 1/4 माइनस t/r। t/r इज इक्वल टू dt/ds। तो अब जब आप इसका रेशियो वेशियो लेंगे तो ये बनेगा 4r माइनस 4t। ठीक है, यस इट सर। इज इक्वल टू dt/ds। ds। तो अब फिर वही सेम टर्म एक तरफ ले जाओ, ds अपॉन 4r इज इक्वल टू dt अपॉन r-4t। r-4t। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और जीरो से यहाँ लिमिट क्या रखेंगे बताइए, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस पूरी करेगा ये। सर s टू एस पाई वो आर। कितनी, एक चक्कर में कितनी आएगी एस, 2 पाई आर। 2πr। तो यहाँ लिमिट पे क्या रखेंगे, 2πr। आर। और शुरुआत में टाइम जीरो था और कितने टाइम बाद हुआ, तो वही निकालना है हमें टाइम। टी। तो लेट अस सपोज दैट टाइम इज टाउ। तो अब ये कितना बनेगा बताइए, 2πr डिवाइडेड बाई 4r। ये तो लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करके मिला, और राइट वाला सॉल्व करके कितना मिलेगा, log r-4t डिवाइडेड बाई -1/4। और इसकी लिमिट जब आप लगाएंगे तो कितनी आएगी, जीरो से टाउ। इज दैट क्लियर। यस सर। कर लेंगे अब। यस सर। सर तो हाँ एक बोलो। बार ये बता दो कि ये ds/4r का इंटीग्रेशन 2 पाई आर कैसे आया। हाँ ये बताएंगे। देखो इसमें आप इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ मिनिमाइज करता हूँ। देखो ये जो टर्म लिखा है ना, इंटीग्रेशन ds डिवाइडेड बाई 4r और लिमिट जीरो से 2πr। तो इसमें पहले ये देखो, जो कांस्टेंट है वो क्या है, 4r। तो कांस्टेंट तो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और अंदर ये बचेगा ds अच्छा। यस जीरो सर। से 2πr। अब कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ds का इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, यस सर। तो इसका मतलब s की पावर जीरो लिखा हुआ है, तो ये हम्म। इसका इंटीग्रेशन बनेगा 0+1 अपॉन 1। 0+1। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया s। और अब उसकी लिमिट कितनी है, जीरो से 2πr। यस सर। तो पहले 2πr रखेंगे, फिर माइनस फिर करके जीरो रखेंगे, यस तो सर। इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, टू 2 पाई आर पाई आर। डिवाइडेड बाई 4r। इज दैट क्लियर। यस सर। तो बस अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। यहाँ पे कितना बनेगा, ये r से r कैंसिल, और फिर ये 4 से 4 कैंसिल, ये -1/2 हो गया। लेट मी इरेज दिस होल थिंग। -1/2 इज इक्वल टू, याद रखना, पर यार फिर डिलीट कर देंगे तो फिर ये बाद में पूरा चला जाएगा। देखो आंसर निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करो।
इसको सॉल्व करिए पूरा। अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इज, जल्दी करिए सॉल्व करके। 8 के समथिंग कुछ आना चाहिए, देखो आ रहा है सर एक मिनट। या फिर डिलीट ही कर दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। ये आर से आर कट गया और ये 4 से 4 कट गया और यहाँ पे बचा आपका सर आ 2 गया। पाई। आ रहा है आंसर, यस। जल्दी बोलो। तो फिर मैं ही कर देता हूँ फिर उसको। 2 पाई इज इक्वल टू -2 पाई इज इक्वल टू लॉग आर माइनस 4t, और इसकी लिमिट थी 0 से टाउ। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 पाई इज इक्वल टू लॉग आर माइनस 4 टाउ डिवाइडेड बाई आर। तो अब जब ये लॉग हटाएंगे तो ये बनेगा e⁻⁻² इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 टाउ अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 टाउ/आर इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻² तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन 4, 1 माइनस e⁻⁻²। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आर की जगह आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 100 इंटू 4, 1 माइनस e⁻⁻²। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टाउ कितना आएगा, 1/8, 1 माइनस e⁻⁻²। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 8। इज दैट क्लियर दीक्षा? यस सर। चलिए ठीक है बेटा। तो ये आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है, तो इसके बाद जो आपके इंडिविजुअल डाउट आए हुए हैं, तो टुमारो आई विल कंडक्ट ए क्लास। तब तक आप और भी जितने जितने भी डाउट हैं वो सारे इकट्ठे कर लीजिए। तो आपके जो भी प्रोजेक्टाइल के या जो भी डाउट्स हैं, दोज वी विल डिस्कस टुमारो, संडे को विल कंडक्ट ए क्लास। ठीक है, या मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप कहेंगे हम डिसाइड करके विल कंडक्ट ए क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।